नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। बाबरी मस्जिद के शहादत के 31 साल मुकम्मिल। हैदराबाद और मुल्क के कई मुकामात पर मस्जिद की बाजियाबी के लिए खुसूसी दुआएँ। यूपी के अलावा दीगर मुकामात पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त। कल 1:04 पर रेवंत रेड्डी एलबी स्टेडियम में सीएम की हैसियत से लेंगे हलफ। आवाम से शिरकत की गुजारिश। रेवंत रेड्डी की हलफ बर्दारी तकरीब। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और दीगर अफसरान ने एलबी स्टेडियम में इंतजामात का लिया जायजा। साबिक वज़ीर आला केसीआर ने अपने फार्म हाउस में मुकामी आवाम से की मुलाकात। कांग्रेस हुकूमत 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। राजा सिंह का मुतनाज़िया बयान। कहा बीजेपी इक़्तिदार में आएगी। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के पास मुलाजिमीन का जश्न। कोदंडाराम भी शामिल। हुकूमत की तब्दीली के साथ ही अक़लियती बहबूद के ओहदेदारों में हलचल। ओहदों की बरकरारी की पैरवी। कांग्रेस सरकार ने असम्बली और कायदीन से राब्ते में। अब पेश है खबरों की तफसील। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत होकर 31 साल मुकम्मिल हो गए हैं। आज बाबरी मस्जिद की 31वीं बरसी के मौके पर मुल्क भर बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अयोध्या पुलिस ने कहा कि उन्होंने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए शहर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद मुल्क के कई इलाकों में तशद्दुद बरपा हुआ था। अयोध्या पुलिस ने बताया कि आज शहर में आने और जाने वालों की सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए निगरानी की गई और इनके शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक पुलिस ने अयोध्या के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की चेकिंग को भी तेज़ कर दिया है। दारुल हुकूमत दिल्ली के अलावा लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद और मुस्लिम गालिब इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों से बाबरी मस्जिद के शहादत का दिन किसी भी नाखुशगवार वाक़े के बगैर पुरअमन तौर पर गुजर रहा है। मुल्क भर में कई मुकामात पर बाद नमाज ज़ोहर बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए खुसूसी दुआएँ की गई। इसी दौरान हैदराबाद ने बाबरी मस्जिद की शहादत की 31वीं बरसी के ज़िमन में ख़वातीन ने दुआया इज्तिमा और एहतजाज का अहतमाम किया। ईदगाह हज़रत उजाले शाह सईदाबाद में बाद नमाज असर के मौके पर ख़वातीन की बड़ी तादाद जमा हुई। नमाज के साथ ही उन्होंने खुनूत नाजिला का अहतमाम किया और रिक़त अंगेज़ दुआएँ की। इस मौके पर बाबरी मस्जिद बल्कि आलम इस्लाम के लिए भी खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। मस्जिद अक़सा की बाजियाबी और फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी दुआओं का अहतमाम किया गया। हमें कुव्वत और ताकत हासिल करनी होगी और इस बात का यकीन रखना होगा कि वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, कि अल्लाह ताला जमाने को बदलता रहता है। आज हालात हमारे खिलाफ हैं तो क्या हुआ, अल्लाह के हुक्म से हालात बदल सकते हैं। और लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। हमें इस बात पर भी यकीन होना चाहिए कि बाबरी मस्जिद के मुजरिम दुनिया में जरूर जलीलो ख़ार होंगे और हमें इस बात का अहद करना होगा कि अल्लाह ताला जब हमें कुव्वत और ताकत देगा, हम बाबरी मस्जिद को दोबारा उसके असल मुकाम पर तामीर करके रहेंगे। हम बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की जिद्दोजहद उस वक्त तक बरकरार रखेंगे, उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसके असल मुकाम पर तामीर नहीं हो जाती। ये हम सब मुसलमानों का फर्ज अव्वलीन है कि हम बाबरी मस्जिद के शहादत के जख्म को अपने सीनों में ताज़ा रखें, बाबरी मस्जिद को अपनी दुआओं में याद रखें। ये हमारा सबसे पहला दिफा। तेलंगाना के होने वाले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अवाम के नाम खुला मकतूब रवाना किया है। उन्होंने लिखा कि जुमेरात की दोपहर 1:04 पर वह हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में हलफ ले रहे हैं। अवाम से ख्वाहिश की गई कि वो हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करें। उन्होंने कहा कि रियासत में एक मरतबा फिर इंदिरम्मा का राज आया है, वो अपनी आँखों से देखने के लिए कसीर तादाद में जमा हो।
साथ ही उन्होंने हलफ बर्दारी तकरीब में कुल हिंद कांग्रेस कायदीन और दीगर रियासतों के कायदीन को भी मदऊ किया है। इम्कान है कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज अपने हल्के की आवाम से मुलाकात की। के चंद्रशेखर राव के आबाई मुकाम चिंता मदाका के लोगों ने आज 6 दिसंबर को गजवेल ज़िले के एरावली फार्म हाउस पहुंचकर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर आवाम की कसीर तादाद देखी गई जो जय KCR और CM KCR के नारे लगा रहे थे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2024 के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ कर दिया। 4 दिसंबर से ऑनलाइन दरख्वास्तों के इंतकाल का आगाज़ हो गया और 20 दिसंबर आखिरी तारीख़ है। हज कमेटी ने हज 2024 का शेड्यूल जारी किया है। हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। दरख्वास्त गुजार का पासपोर्ट ज़रूरी है जिसकी मियाद 31 जनवरी 2025 तक होनी चाहिए। दरख्वास्त फॉर्म पर कोई फ़ीस नहीं होगी। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल VIP कोटा ख़त्म कर दिया है, ताहम 70 साल से ज़ायद उम्र के अफराद का खुर्रे के बग़ैर इंतखाब अमल में आएगा। हुकूमत हज अखराजात में कमी के लिए इक़दाम कर रही है। ख़ातून आज़मीन और 70 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के साथ वाले आज़मीन को ज़ायद चार्जेस अदा करने होंगे। ऐसी दरख्वास्तें जो अबूरी मुंतखब होगी इन्हें फ़ीकस 300 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस अदा करने होंगे जो नाकाबिल वापसी होंगे। 45 साल से ज़ायद उम्र के ख़वातीन को 4 ख़वातीन के ग्रुप में बग़ैर महरम हज की इजाज़त रहेगी। इस सिलसिले में तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफ़सीलात बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के करम से अल्लाह का शुक्र है कि हज फार्म्स जो है ना 2 दिन होगा ऑनलाइन करके सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी वो लोग जो है सेंट्रल हज कमेटी जो है ऑनलाइन कर दी परसों से और लोग फॉर्म लेना भी शुरू कर दिए और हमारे पास जो है आज से शुरू करें। मतलब किसी को भी अगर ऑनलाइन पे मुश्किल हो रही दुश्वारी हो रही है तो यहाँ पर हज कमेटी में आकर आप लोग अपना फॉर्म ये कर सकते हैं, यहाँ पर मालूमात कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है पासपोर्ट की डेट भी जो है एक्सपायरी नहीं होना चाहिए क्योंकि 25 तक रहना चाहिए डेट एक्सपायरी। जैसा कि वो पासपोर्ट दे देंगे, अगर नाम उड़गा भी अगर एक्सपायरी है तो फिर नहीं जा सकते हो। तो उसी लिए जो है पासपोर्ट भी चेक कर लेना चाहिए। जो साहिबिन जो हाजी साहिबान जो हज को जाना चाह रहे हैं वो लोग, और एक ही बार जो आइंदा साल गए वो लोग फिर ये साल नहीं जा सकते। क़ानून उसी तरीके से आया सो है। और दूसरी बात ये है कि एक कवर में 5 जने कवर नंबर पे एक रूम में 5 जनों को अलाट करे वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि नुमाइंदगी करेंगे, मीटिंग बुलाने वाले थे। अभी इलेक्शन आ गया, ये सब चीज़ें आ गए, इसमें आके वो लोग कॉन्फ्रेंस अभी बुलाए नहीं। जब भी बुलाएंगे जैसा भी हालात रहेंगे उस पर बात करेंगे अपन। और हाजियों को जो है 20 तारीख लास्ट डेट है और फिर उसके बाद में डेट बढ़ाना कम करना वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी वो। तो अगर वहाँ से डेट आएंगी तो फिर एक 2-4 दिन का ग्रेस टाइम मिल सकता है फार्मों के लिए, तो मिल सकता है। और फार्म भी फ्री है ना, फार्म के कोई चार्जेस नहीं है, ऑनलाइन है, फ्री है। और आप लोग जो है पूरे, मैं आवाम से अपील है मेरी कि आप लोग सीरियसली जो है जिसको भी जाना है हज को तो वो लोग इमीडिएट जो है फॉर्म सबमिट करिए और सबमिट कर जो है
अपना अपना जो है डिटेल सबमिट करिए और एक्सपायरी अगर पासपोर्ट है तो फ़ौरन अप्लाई करिए पासपोर्ट ऑफिसर को। और जो भी अगर कुछ फॉर्म सबमिट नहीं हो सक रहा, कुछ दुश्वारी हो रही है, तो आप आकर जो है ना यहाँ पर हज कमेटी में हमारे स्टाफ से मिल सकते हैं। मिलके वो लोग यहाँ पर भी हम लोग काउंटर डाले हैं नीचे, जिस फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग आइए, आकर यहाँ पर हाजियों से मिलकर जो तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी रवि गुप्ता, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडालिया और जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने आज मुश्तरका तौर पर एलबी स्टेडियम में जारी इंतजामात का मुआयना किया। डीजीपी रवि गुप्ता ने कहा कि एलबी स्टेडियम में तेलंगाना के वज़ीर आला की हलफ बर्दारी तकरीब के इंतजामात जारी हैं। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए एहतियात बरत रहे हैं कि वज़ीर आला की हलफ बर्दारी में आने वाले लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने मज़ीद बताया कि वज़ीर आला की हलफ बर्दारी तकरीब के तनाजुर में कल से एलबी स्टेडियम के अहाते में ट्रैफिक पाबंदियाँ नाफिज रहेगी। डीजीपी ने कहा कि कांग्रेस कायदीन का कहना है कि तकरीब में तकरीबन 1 लाख लोगों की शिरकत यकीनी है। वाज़ेह है कि एलबी स्टेडियम में तकरीबन 30,000 अफराद के बैठने की सहूलत मौजूद है। डीजीपी ने कहा कि वो बाकी हुजूम के लिए स्टेडियम के बाहर LED स्क्रीनें लगाएंगे। कल 7 दिसंबर को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना का ये स्वेरिंग इन सेरेमनी का प्रोग्राम इधर एलबी स्टेडियम में सारे इंतज़ाम हो चुके हैं। वो सारे डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से ऑलरेडी CS मैडम ने एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग कल लगवाया और आज भी सुबह करके सारे डायरेक्शन सारे डिपार्टमेंट को दिया गया है। तो मैडम के डायरेक्शंस के हिसाब से सारे डिपार्टमेंट इधर मौजूद है और आप भी देख सकते हैं इधर स्टेज और फ्लोरल डेकोरेशन और बैरिकेडिंग और सिक्योरिटी पूरे का इंतज़ाम सारे डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से हम कर रहे हैं। कल का प्रोग्राम ग्रैंड सक्सेस करने के लिए सारे डिपार्टमेंट अच्छे से कोऑर्डिनेशन में चल रहा है। कितने पब्लिक आने के अंदर था? इधर का पूरा का 30,000 का इधर का अंदर का कैपेसिटी है, तो 25 से 30,000 इधर अंदर बैठेंगे और बाहर भी और 50,000। तो खास पूरा के मिला के हम 1 लाख के लिए हम इंतज़ाम कर रहे हैं। थैंक यू। तेलंगाना में नई हुकूमत की तश्कील के पेश नज़र सेक्रेटेरिएट के पास मुलाजिमीन ने जश्न मनाया। मुलाजिमीन ने आतिशबाजी की। तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने भी इस जश्न में हिस्सा लिया। इस मौके पर कोदंडाराम ने कहा कि वो मुलाजिमीन तंजीमों के साथ मिलकर मुलाजिमीन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नई हुकूमत में जमहूरी तर्ज हुक्मरानी होगी और वह मुलाजिमीन के दरमियान सफ़ीर के तौर पर काम करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो रियासती हुकूमत से मसाइल की एकसुई के लिए कोशिश करेंगे। गोशा महल हल्के से नवमुंतखब बीजेपी के रुकन असम्बली टी राजा सिंह ने सनसनीखेज़ पेश क़ियासी की है कि कांग्रेस हुकूमत 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। आज पार्टी ऑफिस में डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी के मौके पर मौमारा दस्तूर को खराज पेश करने के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 साल में कांग्रेस हुकूमत गिर जाएगी और फिर रियासत में बीजेपी को इख्तिदार हासिल होगा। राजा सिंह ने कहा कि KCR हुकूमत ने जो क़र्ज़ लिया था उस क़र्ज़ को अदा करने में नाकाम होने की वजह से कांग्रेस हुकूमत ज़वाल पजीर हो जाएगी। मुतनाज़िया सियासतदान राजा सिंह ने कहा कि तेलंगाना की हकीकी तरक्की सिर्फ बीजेपी के ज़रिए ही मुमकिन है। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तंज करते हुए कहा कि दस्तूर तब्दील करने की इनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई और आवाम ने इन्हें ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की वजह से आज मुल्क की आवाम इज़्ज़त और विखार के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कहा इसी वजह से मुल्क के आवाम आज भी डॉक्टर BR अम्बेडकर का दिल से एहतराम करते हैं। और आज पूरे तेलंगाना की जनता ये देख रही है कि जो SC समाज को धोखा देता है वो घर में बैठता है। आज KCR ने जिस प्रकार से तेलंगाना की जनता को धोखा दिया, आज फार्म हाउस में चुप कर बैठा है। और KCR ने हार के बाद में कोई प्रेस मीट नहीं लगाई और ना ही KCR को मिले से वोटों के लिए वोटर्स को धन्यवाद कहा। तेलंगाना की जनता देख रही है और बहिष्कार किया है KCR का, उसके परिवार का, उसकी पार्टी का। आज रेवंत रेड्डी जी शायद आज कल में मुख्यमंत्री डिक्लेयर होंगे, 7 तारीख को शपथ है ऐसा मैंने सुना है। रेवंत रेड्डी से निवेदन है कि आपका एक हामी था, आपका एक वादा था कि KCR की स्कीमों को हम और इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको स्ट्रांग करेंगे। तो रेवंत रेड्डी जी, हमने, हमारी पार्टी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने KCR को नहीं छोड़ा, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे।
दलित समाज को अगर कोई भी धोखा देगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये बात हमारे रेवंत रेड्डी जी ध्यान रखना। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी को सारी दुनिया तो जानती है, लेकिन और जानने और पहचानने में अगर किसी ने कार्य किया है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। पंच तीर्थ का निर्माण किया, 5 जगहों पर उनको इतिहास को वहां पर इंप्लीमेंट किया। दिल्ली में भी एक नेशनल अकेडमी का निर्माण किया। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर जी के जो इतिहास को जितना प्रचार करना था उन्होंने किया है। और एक तरफ कांग्रेस, जिन्होंने कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को मान सम्मान नहीं दिया, ये जनता जानती है, समझती है। बहुत दिन कांग्रेस का राज तेलंगाना में नहीं रहेगा, बहुत से बहुत 6 महीने, बहुत से बहुत 1 साल। उसके बाद में जिस प्रकार से कर्नाटक में कांग्रेस का असली चेहरा कर्नाटक की जनता ने जाना है, उसी प्रकार से तेलंगाना की भी जनता जान लेगी कि ये जो इनका मैनिफेस्टो था, जो 6 इनके वादे थे, ये झूठे हैं और इनके वादों में हम लोग ट्रैप हो गए। तो आने वाले समय में तेलंगाना राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। और आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी की इस पुण्यतिथि पर जितने भी हमारे भाई बंधु भारतीय जनता पार्टी के अधिकारीगण पधारे हैं, उनको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय भीम। कल दोपहर 1:04 पर तेलंगाना के वज़ीर आला की हैसियत से रेवंत रेड्डी हलफ लेंगे। इस सिलसिले में हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में तैयारियां जारी है। कांग्रेस के सीनियर कायद वी हनुमंत राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल हलफ बर्दारी तकरीब में सोनिया गांधी के अलावा दीगर कायदीन भी शिरकत करेंगे। कल लाल बहादुर स्टेडियम में सीएम का पदवी स्वीकार हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है, मेरी हमारी सोनिया गांधी जो 6 डिक्लेरेशन करे, उन्होंने भी हाजिर हो रहे। तो उनका जो सोचने का तरीका देखो, मैं जो वादे करता हूँ वो आप इम्प्लीमेंट करना बोल के सीएम के पदवी के ऊपर बोलने को आई है। तो ये सब समझ से सोनिया गांधी तेलंगाना दे तू मोरी 12-16 मरे तो दी ही नहीं दी। उस वक्त धोखा दे के महिला आया बोल के बोले, उन्हें अकेले से नहीं होता था। खैर 10 साल लोग सब समझ गए। अब आवाम, गरीब, SC ST माइनॉरिटी सब लोग हमारे वोट डाले। उसी बात पे सोनिया गांधी बिहारी 6 डिक्लेरेशन डिक्लेयर हुए तक, हर एक को अमल हुए तक हर कार्यकर्ता काम करना चाहिए। और इसी वजह से सोनिया गांधी, मैं तेलंगाना दी थी उस वक्त, हमको 10 साल मौका, अभी मैं 6 डिक्लेरेशन आवाम के वास्ते करूं, बराबर हम 5 साल सरकार चलाएंगे, गरीबों के हित में काम करेंगे बोल के सोनिया गांधी। उस वजह से कल लाखों लोग आना, जितने इसमें है बाहर भी उतरे रहना। ऊपर बारिश का भगवान तेरा बारिश कल 2 रोज छोड़ा, कल परसों छोड़ दो, उसके बाद गिरो बोल के उनको भी दुआ मांग रो। आप जो है पुराने कांग्रेस से और इंदिरा फैमिली से बहुत करीब हैं। क्या बोल आप जो है इंदिरा राज में इंदिरा गांधी और जो है गांधी फैमिली से बहुत करीब ही रहे हैं। कांग्रेस में आप बहुत सीनियर हैं, तो इस वक्त क्या है आप कैबिनेट में आपके लिए? नहीं, मैं देखो, मैं पहले से बोला था, मैं नेशनल पॉलिटिक्स में रहना चाहता हूँ। OBC MPs के कन्वीनर करना, IIT IA में रिजर्वेशन लाया, OBC पार्लियामेंट कमेटी में दिल्ली में रहेंगे तो और 4 लोगों का फायदा हर स्टेट में फिर सकता हूँ। मेरी आवाज़ में दम है, मेरे सब लोग लाइक भी करते। तो मैं नेशनल पॉलिटिक्स में रहना चाहता हूँ। या जब कभी मौका मिला रेवंत रेड्डी साहब बुलाएंगे तो बराबर जहाँ बोले वहाँ स्टेट में काम करूँगा, नेशनल लेवल में भी काम करूँगा। हमारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो काम दिए वो काम करूँगा। तेलंगाना की आवाम के लिए क्या मैसेज रहेंगे सर? मैसेज ये कि 6 डिक्लेरेशन मैसेज कुछ नहीं है, हम अमल करेंगे। पहले वाला झूठ बोला, हर जन को CM बोला, 3 एकड़ जमीन बोला, हर एक घर को नौकरी बोला, कोई इम्प्लीमेंट नहीं करा। दूसरा बोला 2 करोड़ नौकरी बोला, काला धन लातू बोला, उन्हें भी धोखा, इन्हें भी दोनों धोखे बाद उनको भगा दिए। सही बोलने वाले को आवाम का कहना है कि साहब जो भी हुकूमत आती है सब पहले सब वादे करते हैं, लेकिन जब हुकूमत बन जाती है तो कोई भी अंजाम। देखो सोनिया गांधी में दूसरों में फर्क है। सोनिया गांधी 12 मरने के बाद देतू बोल के दी नहीं दी, ये है हमारे में, उसमें फर्क। आज 6 डिक्लेरेशन, उसी वजह से सोनिया गांधी का मन देखो। हालांकि डॉक्टर बोल रहे हेल्थ अच्छा नहीं, बराबर आतू बोल रहे कल आ रहे। तो ये
दम की चीज है। वादे निभाने का वो कांग्रेस का तरीका है, धोखा देने का बीआरएस का, बीजेपी का है। ट्रेन में आवाम की सहूलतों से मुताल्लिक़ इमरान प्रतापगढ़ी ने आज राज्यसभा में हुकूमत की पोल खोल दी। कांग्रेस के राज्यसभा के रुकन इमरान प्रतापगढ़ी ने आवाम को दरपेश मसाइल पेश करते हुए हुकूमत को इस जानिब तवज्जो दिलाई कि वो मुसाफिरीन के लिए बेहतर इक़दाम करें। माननीय श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी, नीड टू इम्प्रूव फैसिलिटी फॉर रेलवे पैसेंजर्स। उपसभापति महोदय, मैं आज सदन में ट्रेनों में यात्रा करने वाले देश भर के यात्रियों का दुख दर्द यहाँ पर साझा करना चाहता हूँ। वादा किया गया था, उजालों का क्या हुआ? जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ? शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ? कहाँ तो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा और लोकल ट्रेन वाला बुलेट ट्रेन में यात्रा करेगा। ऐसे नारे हम सुनते रहे और धरातल पर स्थिति ये हो गई कि रेलवे की पुरानी यात्री सुविधाएं भी रसातल में चली गईं। महोदय, देश में रेल को आम जनता का यातायात माना जाता है। क्या सरकार इस सस्ते सार्वजनिक परिवहन को असुरक्षित, असम्मानजनक और असुविधाजनक बना देगी? उपसभापति महोदय, आम जनता के लिए वेटिंग टिकट की समस्या इतनी बड़ी त्रासदी है कि इसे रेल मंत्रालय शायद समझना ही नहीं चाहता। महीनों पहले भी अगर ट्रेनों का टिकट लेने का प्रयास करिए तो अधिकांश टिकट वेटिंग में ही मिलेगा, या फिर तत्काल के नाम पर आपकी जेब लूटी जाएगी। आजकल तो डायनामिक फेयर के नाम पे डकैती चल रही है महोदय। अभी पिछले महीने नवंबर में मुंबई से पटना जाने वाली सुविधा एक्सप्रेस में सेकंड एसी का फेयर 9,300। डकैती शब्द वेदर इट इज पार्लियामेंट। ठीक है सर, मैं उस शब्द को वापस ले रहा हूं। मैं पुनः लूट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। डायनामिक फेयर के नाम पे लूट चल रही है। अभी पिछले दिनों नवंबर में मुंबई से पटना जाने वाली सुविधा एक्सप्रेस में सेकंड एसी का फेयर 9,395 रुपए पहुंच गया था। बेस फेयर 2,950 रुपए था, उस पे 5,900 का डायनामिक फेयर। गजब की लूट है। क्या रेल मंत्रालय ऐसी कोई तरकीब विकसित नहीं कर सकता जिसमें वेटिंग टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए अलग से कोच लगाया जाए? उपसभापति महोदय, रेलवे में सुरक्षा और रेलवे की सुरक्षा आजकल दोनों भगवान भरोसे हैं। रेल दुर्घटनाओं की बाढ़ आ गई है। उड़ीसा के ट्रेन हादसे में मारे गए सैकड़ों यात्रियों के परिवारों के आंसू अभी सूखे नहीं है। पहले रेल हादसे होते थे, रेल मंत्री जवाबदेही लेते थे, जमीर की आवाज पर इस्तीफा दिया करते थे। अब शायद जमीर की आवाजें नहीं होती हैं, क्योंकि रेल मंत्री जवाबदेही नहीं लेते, इस्तीफा नहीं देते। भाजपा की सरकारों में इस्तीफे नहीं हुआ करते। यात्रियों की सुरक्षा की सुध भला कौन ही ले, जब मंत्री जी को फुर्सत ही नहीं है। 25 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुंगावली स्टेशन पे ट्रेन का इंतजार कर रही महिला से जीआरपी अधिकारी गैंगरेप करता है। रेल मंत्री जी वंदे भारत के वीडियो ट्वीट करके अपडेट करते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि कभी पटना, लखनऊ, इलाहाबाद से दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनों के डिब्बों का वीडियो शूट करा करके आप ट्विटर पे डालिए, तब समझ में आए कि असलियत कहां पर है और सच्चाई कहां पर है। बुलेट ट्रेन की बाढ़ जो रहे इस देश के पास, लोकल ट्रेनों की सुविधाएं लगभग समाप्त हैं। आरपीएफ का जवान चेतन सिंह ट्रेनों में पूछ पूछ करके लोगों को गोली मारता है, लेकिन सरकार एक ट्वीट तक करना गवारा नहीं समझती। मंत्री जी एक शब्द बोलना नहीं चाहते। इन सुविधाओं को सुधारा जाए, मेरा यह अनुरोध है। धन्यवाद। तेलंगाना में हुकूमत की तब्दीली के साथ ही ओहदेदारों में बेहतर ओहदों या फिर मौजूदा ओहदों पर बरकरारी की सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। इंतखाबी नतायज की इजराई के साथ ही महकमे अक़लियती बहबूद के इदारों में तैनात ओहदेदार कांग्रेस के सीनियर कायदीन से राब्ते में आ गए। इत्तलात के मुताबिक अक़लियती बहबूद के मुख्तलिफ इदारों में मौजूद ओहदेदारों के अलावा दीगर महकूमजात के अक़लियती ओहदेदार भी कांग्रेस अरकान असम्बली और सीनियर कायदीन से राब्ते में हैं। डिपार्टमेंट में मौजूद ओहदेदार किसी तरह ख़ुद को बरकरार रखने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जबकि दीगर महकूमजात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदार चाहते हैं कि अक़लियती बहबूद के इदारों में इन्हें खिदमत का मौका दिया जाए। तेलंगाना में अक़लियती ओहदेदारों ख़ास तौर पर कैडर ओहदेदारों की कमी के नतीजे में एक एक ओहदेदार को कई इजाफी ज़िम्मेदारियाँ दी गई है। अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी, उर्दू अकेडमी और हज कमेटी की ज़िम्मेदारी बी शफ़ीउल्लाह के तहत है, जबकि डायरेक्टर अक़लियती बहबूद की इजाफी ज़िम्मेदारी खुद सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील संभाले हुए हैं। वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ख्वाजा मोइनुद्दीन इंचार्ज की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अक़लियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे पर मोहतरमा कांति फ़ाइज़ है, जिन्हें हाल ही में IAS का दर्जा दिया गया।
दिलचस्प बात यह है कि BRS के 10 साल दौरे हुकूमत में अक़लियती इदारों पर मखसूस ओहदेदारों का कंट्रोल रहा और हुकूमत की तब्दीली के साथ ही वो अपनी मौजूदगी के बारे में गैर यकीनी का शिकार हो चुके हैं। बताया जाता है कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अक़लियती इदारों के उमूर की जांच के अंदेशे के तहत कई ओहदेदार अपने तौर पर वापसी की तैयारी कर रहे हैं और अपने डिपार्टमेंट में वापसी के ज़रिए वो ख़ुद को तहक़ीक़ात से बचा सकते हैं। बास ओहदेदार डिपार्टमेंट में अपनी गिरफ्त खोना नहीं चाहते और मुख्तलिफ सतह पर पैरवी करते हुए अक़लियती बहबूद में बरकरारी के ख्वाहां हैं। बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड और अक़ामती स्कूल की सोसाइटी के मामलात में कांग्रेस हुकूमत संजीदा है और दोनों इदारों के कई उमूर की जांच हो सकती है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। बाबरी मस्जिद के शहादत के 31 साल मुकम्मिल। हैदराबाद और मुल्क के कई मुकामात पर मस्जिद की बाजियाबी के लिए खुसूसी दुआएं। यूपी के अलावा दीगर मुकामात पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त। कल 1:04 पर रेवंत रेड्डी LB स्टेडियम में CM की हैसियत से लेंगे हलफ। आवाम से शिरकत की गुजारिश। रेवंत रेड्डी की हलफ बर्दारी तकरीब। चीफ सेक्रेटरी, DGP और दीगर अफसरान ने LB स्टेडियम में इंतजामात का लिया जायजा। साबिक वज़ीर आला KCR ने अपने फार्म हाउस में मुकामी आवाम से की मुलाकात। कांग्रेस हुकूमत 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। राजा सिंह का मुतनाज़िया बयान। कहा BJP इक़्तिदार में आएगी। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के पास मुलाजिमीन का जश्न। कोदंडाराम भी शामिल। हुकूमत की तब्दीली के साथ ही अक़लियती बहबूद के ओहदेदारों में हलचल। ओहदों की बरकरारी की पैरवी। कांग्रेस सरकार ने असम्बली और कायदीन से राब्ते में। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, हरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे राब्ता करें 9951385112। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।